नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके टॉपिक वाइज सीरीज़, जिसमें हम पूरे उत्तराखंड जीके को टॉपिक वाइज एमसीक्यू के रूप में यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ये हमारा इस सीरीज़ का 38वां भाग होगा। अगर आपने इस सीरीज़ के जो हमारे प्रीवियस पार्ट्स हैं, हमने पहले पार्ट से शुरू किया और जो उत्तराखंड के विभिन्न टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करते हुए चले, तो ये हमारा इस सीरीज़ का 38वां पार्ट है। अगर आपने इस सीरीज़ के जो प्रीवियस पार्ट्स हैं उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज़ में अभी हम उत्तराखंड जिला परिचय को देख रहे थे। 9 जिलों के बारे में हम कवर कर चुके हैं। आज हम 10वें जिले हरिद्वार के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं आपका जो एग्जाम है वो भी अब नज़दीक है। इसी हफ्ते आपका जो एग्जाम कैलेंडर है यूकेपीएससी के द्वारा उसे जारी कर दिया जाएगा और पूरी उम्मीद है कि दिसंबर में आपका एक एग्जाम हो जाएगा और दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च इन 4 महीने में वो आपके 4 बड़े पेपर को कंडक्ट यहाँ पर करवा देगा। तो उसी के हिसाब से अब आपको तैयारी करनी है। अब आपको क्विक नोट्स के साथ यहाँ पर अपनी जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं उनको रिवाइज करना है। और इनके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप जो हमारी ये प्रीवियस सीरीज़ है, हमने कई सारी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके नोट्स को यहाँ पे ऑलरेडी कवर किया है। कल एक फ्रेंड का कमेंट आया था कि आप परीक्षावाणी वाली सीरीज़ को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए, परीक्षावाणी वाली सीरीज़ हमारी ऑलरेडी कंप्लीट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। परीक्षावाणी को हम चैप्टर वाइज कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हमने अजय रावत जी के बुक के जो नोट्स हैं उनको कवर किया है। बलूरी जी के नोट्स जो है उनको हमने कवर किया है। इसके अलावा संपूर्ण जो पूरा चंद वंश है, पमार वंश है, उनको भी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा जो मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उन सबको आप प्लेलिस्ट में विजिट करके उनको आप वॉच कर सकते हैं। और अगर आप पूरा एक प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं उत्तराखंड का अपनी तैयारियों को चेक करने का, तो मैंने पूरी उत्तराखंड की जो एमसीक्यूज हैं उनको एक वीडियो में आपके लिए यहां पर अपलोड किया हुआ है, ऑलरेडी मास्टर वीडियो, जिसमें आपको टोटल 798 एमसीक्यूज मिलेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो आप यहां पे जाके अपनी पूरी परीक्षावाणी का रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम हरिद्वार जिले से रिलेटेड एमसीक्यूज के बारे में यहाँ पे बात करेंगे और अतिरिक्त तथ्यों के साथ हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हरिद्वार जिले का गठन कब हुआ था? हरिद्वार जनपद का गठन आपके 28 दिसंबर 1988 में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा इसका सही आंसर होगा, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। हरिद्वार किन पर्वतों के बीच में है, ये आपसे पूछा जाता है। तो हरिद्वार आपके बिल्ब और नील पर्वतों के बीच में स्थित है। एक तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। हरिद्वार जो है इसका जो मैक्सिमम इलाका है ये गंगा के मैदानी क्षेत्र में पड़ता है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि किस जनपद का अधिकांश क्षेत्र गंगा के मैदानी क्षेत्र में पड़ता है, तो वो है हरिद्वार। और वैसे भी आप जानते हैं उत्तराखंड में 2 ही मैदानी जिले हैं, एक आपका हरिद्वार है और दूसरा आपका उधम सिंह नगर है, ठीक है। तीसरी चीज आपको जो यहां पर याद रखनी है, हरिद्वार का हमने गठन देखा। हरिद्वार जिले का जो क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये उत्तराखंड के 4 सबसे छोटे जिलों में शामिल है। सबसे छोटा जनपद कौन है उत्तराखंड का? वो है चंपावत। दूसरे नंबर पे आता है रुद्रप्रयाग, तीसरे नंबर पे आता है बागेश्वर और चौथे नंबर पे आता है हरिद्वार, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हरिद्वार को किस वर्ष सहारनपुर मंडल से निकालकर गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था? देखिए, हरिद्वार का गठन कब हुआ? हमने देखा 1988 में हरिद्वार का गठन हुआ। उस समय उत्तराखंड राज्य तो था नहीं, ठीक है, तो इसे यहां पे शामिल नहीं किया गया, इसे सहारनपुर मंडल में शामिल कर दिया गया, ठीक है। गढ़वाल मंडल हालांकि उस समय बना हुआ था लेकिन उसमें शामिल नहीं करा इसे, ठीक है। तो 1988 में जब हरिद्वार का गठन हुआ, इसे सहारनपुर मंडल में शामिल किया। और जब 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को मिलाकर, तो हरिद्वार को 2000 में कहां शामिल कर दिया? गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर यहां पे होगा। तो जब हरिद्वार का गठन हुआ ये सहारनपुर मंडल में था और गढ़वाल मंडल में इसे कब लाया गया? 2000 में इसे गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया।
एक और चीज आपसे पूछी जाती है, अभी तक ये चल रहा था कि जो 8 पर्वतीय जिले हैं उनको मिलाकर एक आप नया राज्य बना दो। पहली बार हरिद्वार को भी उत्तराखंड में शामिल करने की मांग 1987 में करी गई थी। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार हरिद्वार जिले का जनसंख्या घनत्व कितना था। अब 2011 की जनगणना के अनुसार हरिद्वार से रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो आंकड़े आपसे पूछे जाते हैं, उनको भी हम यहां पे जल्दी से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। तो 2011 के अनुसार हरिद्वार का जो जनसंख्या घनत्व है यह है 801 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 801 व्यक्ति यहां पर रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। यह उत्तराखंड में सबसे ज्यादा है, इसे आपको याद रखना है। पूछेगा आपसे उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जनपद कौन सा है, आप बताएंगे हरिद्वार। कितने व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में? 801 व्यक्ति। न्यूनतम कहां है? सबसे ज्यादा तो हरिद्वार है, सबसे कम आपके उत्तरकाशी में है, जहां पर 1 वर्ग किलोमीटर में केवल 41 लोग रहते हैं। ठीक है, उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है? अगर हम पूरे राज्य का देखें तो उत्तराखंड का 189 है। तो इससे आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। पूरे उत्तराखंड का 189 है, उत्तरकाशी जहां सबसे कम है वहां का 41 है, हरिद्वार का जनसंख्या घनत्व 801 है। ठीक है, दूसरी चीज आपसे पूछेगा, ये तो हमने जनसंख्या घनत्व की बात करी। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद भी हरिद्वार है। ठीक है, लगभग 18.5% जो उत्तराखंड की जनसंख्या है वो हरिद्वार में निवास करती है और ये पहले नंबर पर है। सबसे कम जनसंख्या कहां है? तो सबसे कम जनसंख्या आपके रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, तीसरी बात, सबसे कम लिंग अनुपात वाला जनपद कौन सा है? उत्तराखंड का कौन सा जनपद है जिसमें सबसे कम लिंग अनुपात है? वो है हरिद्वार। हरिद्वार का लिंग अनुपात 880 है, जो कि पूरे उत्तराखंड में सबसे कम है। तो इसे भी आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहां पर है? अल्मोड़ा में, जहां पर 1139 है। तो ये 3 चीजें, सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे ज्यादा आपका जनसंख्या घनत्व और सबसे कम लिंग अनुपात हरिद्वार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस जिले में विधानसभा क्षेत्र सर्वाधिक है? देखिए, उत्तराखंड का जो टोटल हम विधानसभा सीटों की बात करें पूरे उत्तराखंड में, तो ये हैं 70 विधानसभा सीटें। ठीक है, 13 जिलों में। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें, तो ये हरिद्वार में पड़ती हैं। हरिद्वार में आपकी 11 विधानसभा सीटें हैं और ये उत्तराखंड में सबसे ज्यादा है किसी एक जनपद में। ठीक है, हमको टोटल पूरी की पूरी 11 सीटों के नाम याद नहीं रखने हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। उन सीटों के नाम आपको याद रखने हैं जिनसे आप पहचान ना पाएं कि ये कौन से जनपद में है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, बताइए जो रुड़की विधानसभा सीट है कौन से जिले में है, सब बता देंगे ये आपके हरिद्वार में पड़ता है। आपको याद रखना है, जैसे भगवानपुर विधानसभा सीट ये हरिद्वार में है, झबरेड़ा ये हरिद्वार में है, ज्वालापुर, खानपुर, लक्सर, मंगलौर, ये सारी विधानसभा सीटें आपके हरिद्वार में हैं। इनमें से भी 3 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो आपको याद होनी ही चाहिए कि ये हरिद्वार में है। एक है आपकी भगवानपुर, ठीक है, दूसरी है आपकी झबरेड़ा और तीसरी है आपकी ज्वालापुर। ये 3 विधानसभा सीटें हरिद्वार में हैं और ये एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड हैं। तो क्वेश्चन बनता है, अनुसूचित जाति के लिए सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहां पर आरक्षित हैं? हरिद्वार में। कितनी हैं? 3, और तीनों के नाम मैंने आपको बताए, भगवानपुर, ज्वालापुर और झबरेड़ा। ठीक है, चलिए, और एक और चीज, इन 11 में से 2 विधानसभा सीटें कौन कौन सी? एक आपकी BHEL, ये भी हरिद्वार में है, और एक आपकी हरिद्वार ग्रामीण। ये दोनों विधानसभा सीटें 2006 के परिसीमन के बाद सृजित हुई थी। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको परिसीमन के बारे में बताया था, फिर भी कुछ डाउट रह गया था, वहां पर मैंने आपको वहां पर भी क्लियर किया था कि जो ये परिसीमन हुआ था 2006 में, ये 2006 में शुरू हुआ था, गठन इसका 2006 में हो गया था, फाइनल जो इसकी रिपोर्ट आई वो 2008 में आई। इसीलिए जब हाईकोर्ट के पेपर में परिसीमन को लेकर क्वेश्चन पूछा था, आपको पेपर में 2006 देखने को मिला था। तो आपको ऑप्शन के आधार पर वहां पे टिक करना है। शुरुआत 2006 में हुई और जो इसका रिपोर्ट आया वो 2008 में आया। दोनों आपको याद करने हैं, ऑप्शन के आधार पर आपको उसे टिक करना है। ठीक है, चलिए
एक और चीज, हमने यहां पर विधानसभा क्षेत्रों की बात कर ली। बात करते हैं हरिद्वार में ब्लॉक की संख्या कितनी है, तो विकासखंड हरिद्वार में 6 हैं। और अगर हम तहसील की बात करें तो हरिद्वार में आपकी तहसीलों की संख्या 4 है। ठीक है, पहले 5 थी, लेकिन जो नारसन तहसील है हरिद्वार की, नारसन, उसे अब हटा दिया है। ठीक है, चलिए एक और चीज यहां पर याद कर लेते हैं। जब हमने इतनी बातें कर ली विधानसभा सीटों के बारे में, उत्तराखंड के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा संसदीय सीट भी कौन है, तो वो भी हरिद्वार है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट को नोट करते हुए जरूर चलें, आपको जरूर फायदा होगा चीजों को लिंक करके पढ़ने में। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड के किस जनपद में रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई है। तो कल के वीडियो में हमने पौड़ी के बारे में पढ़ा था, वहां पर हमने देखा था कि सबसे कम रेल मार्ग वाला जिला कौन है, पौड़ी। ठीक है, और सबसे ज्यादा रेल मार्ग वाला जिला है आपका हरिद्वार। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, हरिद्वार को लक्सर जंक्शन से कब जोड़ा गया था। देखिए, हरिद्वार को लक्सर जंक्शन के साथ 1896 में जोड़ा गया था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और सन 1900 में हरिद्वार को रेल के माध्यम से देहरादून के साथ जोड़ा गया था। दोनों क्वेश्चन बनते हैं, लक्सर के साथ 1896 और देहरादून के साथ सन 1900 में जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए, हरिद्वार स्थित कुशावृत घाट का निर्माण किसने करवाया था। देखिए, कुशावृत घाट ये आपके हरिद्वार में है। यहां पर दत्तात्रेय ऋषि के द्वारा तप यहां पे किया गया था। ठीक है, तपस्या किसने करी थी कुशावृत घाट पे, दत्तात्रेय ऋषि ने। यह घाट श्राद्ध क्रम और पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यहां पर श्राद्ध क्रम और पिंडदान का कार्य काफी ज्यादा होता है। तो कुशावृत घाट का जो निर्माण है, जो इसे वर्तमान स्वरूप दिया गया है, यह रानी अहिल्याबाई के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कुशावृत घाट हरिद्वार में है, पिंडदान और श्राद्ध क्रम के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण रानी अहिल्याबाई ने करवाया था और यहां पर तपस्या दत्तात्रेय ऋषि के द्वारा करवाई, या उन्होंने यहां पर तपस्या करी थी। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। रामायण काल से पूर्व किस ऋषि का आश्रम हरिद्वार में स्थित था। तो रामायण काल से पहले हरिद्वार में कपिल मुनि का आश्रम था। ऑप्शन सी हमारा यहां पे सही उत्तर होगा। ठीक है, और इन्हीं कपिल मुनि के नाम पर हरिद्वार को कपिला भी बोला जाता है। आपने पढ़ा होगा हरिद्वार का पुराना नाम क्या है, कपिला के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्यों, क्योंकि रामायण काल से पहले यहां पर कपिल मुनि का आश्रम था। ठीक है, कुछ बातें और हरिद्वार को लेकर आपसे पूछी जाती हैं। ये तो हमने रामायण काल से पूर्व की बात करी। क्वेश्चन बनता है, महाभारत काल में हरिद्वार को क्या बोलते थे। तो महाभारत काल में हरिद्वार को गंगा द्वार बोला जाता था। ठीक है, बोला जाता है कि पांडवों से संबंधित जो खांडव वन है, ठीक है, वो भी कहां है, आपके हरिद्वार में ही स्थित है। ठीक है, तो पूछा जाता है पांडवों से संबंधित खांडव वन किस जनपद में है, तो आपके हरिद्वार में है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पांडवों से संबंधित जो आपका भीम गोड़ा कुंड है, ये कहां पर है, तो ये भी आपके हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, एक ऋषि है यहां पर, जैसा आप नाम देख रहे हैं, मैत्रेय ऋषि। मैत्रेय ऋषि को विदुर के द्वारा महाभारत कथा कहां पर सुनाई गई थी, तो वो भी हरिद्वार में उन्होंने सुनाई थी। ठीक है, तो मैत्रेय ऋषि को हरिद्वार में महाभारत की कथा किसने सुनाई, तो विदुर के द्वारा सुनाई यहां पर गई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको यहां पर जाननी है। ठीक है, निम्न में से किसने गंगा किनारे विष्णु भगवान के चरण चिन्ह देखे थे। तो चरण पादुका यहां पर भगवान विष्णु के किसने देखने का वर्णन किया है, यह वर्णन किया है सरुद्दीन ने। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ये सरुद्दीन जो था तैमूर लंग का इतिहासकार था। ठीक है, ये एक इतिहासकार था, काफी प्रसिद्ध इतिहासकार था सरुद्दीन, और ये तैमूर लंग के साथ हरिद्वार में आया था। तैमूर लंग हरिद्वार में कब आया था, 1399 में। 98 में इसने दिल्ली पर आक्रमण किया था और 99 पे ये हरिद्वार में आया था। और इसके साथ एक प्रसिद्ध इतिहासकार था सरुद्दीन, जिसने हरिद्वार में गंगा के किनारे भगवान विष्णु के चरण चिन्ह देखने का उल्लेख किया है। ठीक है, इस सरुद्दीन ने हरिद्वार को कायोपिल कहा था। इसने हरिद्वार को क्या बोला, इसने हरिद्वार को कायोपिल या कुपिला, ये नाम किसने दिया हरिद्वार को, इसी सरुद्दीन ने। और इस कायोपिल का अर्थ क्या लगाया, कोहोपोरी इसका अर्थ लगाया गया है। ठीक है, इसका अर्थ कोहो पैरी लगाया किसने, कनिंगम ने। तो
तो इसको भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है ये आपके हरिद्वार में है और हरिद्वार में इसे 1902 में स्थापित किया गया था। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को किसने स्थापित किया था? तो इसे स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है? स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की जो स्थापना करी थी मूल रूप से 1900 में करी थी, पंजाब में करी थी, लेकिन 1902 में इसे हरिद्वार लाए गए। तो अगर आपसे इसकी स्थापना पूछता है तो आप 1902 को ही बताएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। वहां पे प्रश्न ये था कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने अपने 100 वर्ष कब पूरे किए? आंसर था सन 2002। तो स्थापना 1902 को आप मानेंगे। मूल रूप से पंजाब में इसकी स्थापना 1900 में हुई थी। ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद को इसकी स्थापना करने के लिए यहां पर भूमि दान किसने करी थी? तो मुंशी अमन सिंह का नाम आता है, उनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, जिन्होंने इन्हें भूमि दान करी थी। ठीक है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो इसे यह दर्जा 1962 में दिया गया। इसको भी याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितनी है? देखिए, हम सभी जानते हैं, हमने टिहरी के वीडियो में भी हमने इसको बात करा था कि जो देवप्रयाग है, ठीक है, यहीं पर आके आपकी भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और ये दोनों नदियां संगम के बाद गंगा के नाम से जानी जाती हैं। तो देवप्रयाग से ही इसे गंगा का नाम मिलता है और वहां से ये हरिद्वार तक आती है। हरिद्वार के बाद ये उत्तराखंड से बाहर चली जाती है। तो देवप्रयाग से हरिद्वार तक इसकी लंबाई है 96 किलोमीटर। ऑप्शन सी हमारा यहां पे सही आंसर होगा। हरिद्वार में गंगा नदी में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है, पूछा जा सकता है। तो हरिद्वार में गंगा से 2 नदियां मिलती हैं, एक है रतमाऊ नदी और एक है सोलानी नदी। इन दोनों का संगम हरिद्वार में होता है गंगा के साथ, तो याद रखेंगे। ठीक है, स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? देखिए, स्पर्श गंगा अभियान काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत सन 2009 में करी गई थी। डेट थी 17 दिसंबर। ठीक है, डेट भी आपको याद रखनी है। क्यों याद रखनी है, उसके पीछे भी आपको एक क्वेश्चन यहां पर मिलेगा। जो स्पर्श गंगा अभियान है इसकी शुरुआत 2009 में होती है 17 दिसंबर को और 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी दिन स्पर्श गंगा अभियान शुरू हुआ। तो याद रखेंगे, स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू हुआ? 17 दिसंबर 2009। क्वेश्चन बनेगा गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाते हैं? तो 17 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, गंगा से रिलेटेड कुछ और जो प्लान्स थे, योजनाएं थी, वो चली, वो आपसे पूछी जाती है। जैसे एक तो आपको ये याद रखना है, दूसरा आपसे पूछा जाता है जो गंगा एक्शन प्लान था, गैप के नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो गंगा एक्शन प्लान ये आपके वाराणसी से शुरू हुआ था। 14 जून 1985 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, 1985 में राजीव गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी थी। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान। एक और अभियान है नमामि गंगे। ये कब शुरू हुआ? तो नमामि गंगे अभियान, इसकी शुरुआत राज्य में 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार में जो ऋषिकुल मैदान है वहां से करी गई थी। उसको भी आपको याद रखना है। और एक शुरू हुआ था स्वच्छ गंगा मिशन, ये 2009 में आके शुरू हुआ था। ये कुछ इंपॉर्टेंट अभियान मिशन है गंगा को लेकर जो आपको पता होने चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनता है। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? देखिए, गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है और इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था आपके सन 2008 में नवंबर के माह में। ठीक है, 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हर की पैड़ी का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, हर की पैड़ी का निर्माण राजा विक्रमादित्य के द्वारा करवाया गया था। राजा विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। इनके बड़े भाई का नाम है भर्तहरि। भर्तहरि ने हरिद्वार में आके तपस्या करी थी और इन्हीं भर्तहरि की स्मृति में राजा विक्रमादित्य ने हर की पैड़ी का निर्माण करवाया था।
तो क्वेश्चन बनेगा किसने करवाया? राजा विक्रमादित्य। किसकी स्मृति में करवाया? अपने बड़े भाई भर्तृहरि की स्मृति में करवाया। जो हर की पैड़ी का मुख्य स्थान है, अगर आपको पूछा जाता है उसका नाम क्या है, तो हर की पैड़ी का जो मुख्य स्थान है वह ब्रह्मकुंड के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, माना जाता है कि जब गंगा नहीं आई थी धरती पर तो उस समय हरिद्वार जो था ये ब्रह्मा का तीर्थ था, और जहां पर अभी हर की पैड़ी है वहां पर एक ब्रह्म कुंड था। इसीलिए हर की पैड़ी का जो मध्य भाग है, जो मुख्य भाग है, उसे ब्रह्मकुंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो हमने इसके निर्माण की बात करी। आपसे क्वेश्चन बनता है हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार राजा मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। ये अकबर का सेनापति था, इसने हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार करवाया। और आधुनिक हरिद्वार की नींव किसने रखी? ये क्वेश्चन भी अगर बनता है तो भी आंसर क्या होगा? राजा मानसिंह ने इसकी नींव रखी थी। ठीक है, हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार और आधुनिक हरिद्वार की नींव किसने रखी है? राजा मानसिंह ने रखी है। ठीक है, चलिए, जैन ग्रंथों के अनुसार किस जैन तीर्थंकर ने हरिद्वार में तप किया था? तो कौन से जैन तीर्थंकर थे जिन्होंने हरिद्वार में तपस्या करी थी, जिसकी जानकारी हमें जैन ग्रंथों से मिलती है? सही आंसर है ऋषभ देव। ऑप्शन डी हमारा यहां पे सही आंसर होगा। ऋषभ देव को कहीं पर आदिनाथ भी लिखा गया है, तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। जो आदिनाथ या ऋषभ देव हैं, इन्होंने हरिद्वार में तपस्या करी थी। नेक्स्ट है हमारा, हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर का निर्माण कब हुआ था? देखिए, भारत माता मंदिर ये आपके हरिद्वार में है और इसका निर्माण 1983 में हुआ था। ठीक है, इस मंदिर की जो ऊंचाई है ये लगभग 180 फीट ऊंचा मंदिर है और इस मंदिर के 8 मंजिल हैं। पूछा जाता है हरिद्वार का जो भारत माता मंदिर है कितने मंजिला है? तो 8 मंजिला है। इसका निर्माण स्वामी मित्रानंद के द्वारा 1983 में करवाया गया था और इस मंदिर का उद्घाटन उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। तो इसको भी आपको याद करना है, काफी इंपॉर्टेंट मंदिर है। ठीक है, हरिद्वार में बिना बाढ़ वाले क्षेत्र की मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो हरिद्वार का ऐसा क्षेत्र जहां पर बाढ़ नहीं पहुंच पाती है वहां की मिट्टी को बांगर बोला जाता है। ठीक है, यानी हरिद्वार का ऐसा इलाका जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, उस क्षेत्र की मिट्टी को, बिना बाढ़ वाले क्षेत्र की मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। और वैसा इलाका जहां पर जो बाढ़ का पानी है वो पहुंच जाता है, यानी कि बाढ़ वाले पानी की मिट्टी को क्या बोलते हैं? उस मिट्टी को खादर बोलते हैं। तो दोनों नाम याद रखेंगे, जहां बाढ़ का पानी पहुंच जाता है वहां पर खादर, जहां पर नहीं पहुंच पाता वहां पर बांगर। ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं। कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत कब घोषित किया गया था? तो कुंभ मेले को यूनेस्को की जो अमृत सांस्कृतिक विरासत है इस सूची में कब शामिल किया गया? तो इसे शामिल किया गया था, डेट सहित याद रखेंगे, 7 दिसंबर 2017 को। ठीक है, इसे आपको याद करना है, पूछा जा सकता है। कुंभ मेला आप जानते हैं भारत में 4 स्थलों पे लगता है। हरिद्वार में लगता है गंगा नदी के तट पर, नासिक में लगता है गोदावरी के तट पर, उज्जैन में लगता है शिप्रा नदी के तट पर और प्रयागराज में लगता है गंगा और यमुना के संगम पर। ठीक है, लेकिन केवल 2 जगह हैं जहां पर अर्धकुंभ लगता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कुंभ मेला हर 12 साल में लगता है, लेकिन सिर्फ 2 जगह है जहां पर अर्धकुंभ भी लगता है, एक है हरिद्वार और एक है प्रयाग। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा, हरिद्वार नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? देखिए, हरिद्वार नगर पालिका, इसका गठन किया गया था 1868 में। काफी प्राचीन नगर पालिका है, तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में बन जाते हैं। हरिद्वार नगर निगम कब बना? तो इस नगर पालिका को, जिसका गठन 1868 में हुआ, 2011 में इसे नगर निगम बना दिया गया था। किसे BBC 2020 वुमेन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया गया था? तो काफी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के हिसाब से। BBC 2020 वुमेन ऑफ द ईयर, इस सूची में उत्तराखंड की जो रिद्धिमा पांडे हैं इनको शामिल किया गया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ये हरिद्वार की निवासी हैं और जलवायु परिवर्तन के लिए ये काम करती हैं। ठीक है, इनको आप याद रखेंगे।
अदर ऑप्शंस की बात करें, सृष्टि गोसाई, इनका नाम भी आप जानते होंगे, ये भी हरिद्वार से हैं और राष्ट्रीय बालिका दिवस पर इनको एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था। और वंदना कटारिया आप सभी जानते हैं, हॉकी की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। 2021 में अर्जुन अवार्ड इनको मिला था। ओलंपिक में इन्होंने हैट्रिक करी थी और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली हॉकी खिलाड़ी भी थी। इनका संबंध भी हरिद्वार से है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी कहां स्थित है, यानी BHEL की बात हो रही है। ठीक है, BHEL आपके हरिद्वार में है। एग्जैक्ट लोकेशन आपको याद रखनी है, रानीपुर में ये स्थित है। ठीक है, हरिद्वार के रानीपुर में। इसकी स्थापना, BHEL की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके 1964 में स्थापित हुई थी। ठीक है, हरिद्वार वाला जो सिडकुल है वो सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर की स्थापना कब हुई थी? ऊपर हमने गुरुकुल कांगड़ी के बारे में बात करी, यह है गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर। यह भी उसी के आसपास स्थापित हुआ था। दोनों 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, तो दोनों पेपर में पूछे जा सकते हैं। कांगड़ी वाला तो बहुत बार पूछा गया है। जो गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर है, इसकी स्थापना 1907 में स्वामी दर्शनानंद के द्वारा की गई थी। ठीक है, कब की गई स्थापना? 1907। और किसने करी? स्वामी दर्शनानंद ने। ज्वालापुर में ये स्थित है। ज्वालापुर का पुराना नाम क्या था? पेपर में पूछा गया है, तो ज्वालापुर का पुराना नाम था भोगपुर। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा हरिद्वार के जो ज्वालापुर है इसका पुराना नाम क्या था? भोगपुर इसका पुराना नाम था। ठीक है, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहां जो किताब है न्यूज इन इंडिया, ये हरिद्वार पर बेस्ड है और इस किताब को लिखा है जॉब फ्रांसिस वाइट ने इस किताब को लिखा है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो जो राज्य लोक सेवा आयोग है, UKPSC की हम बात कर रहे हैं, जो अब सारे एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, इसका गठन किया गया था सन 2001 में। ठीक है, मई 2001 डेट याद रखेंगे, तो 15 मई 2001 को लोक सेवा आयोग है जो उत्तराखंड का, इसका गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपके हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो NP नवानी इसके अध्यक्ष थे। वर्तमान में राकेश कुमार इसके अध्यक्ष हैं। और एक क्वेश्चन बनता है कि लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? तो सुधा पांडे इसकी पहली महिला सदस्य थी। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग की, तो इसे भी आपको याद रखना है। राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी कहां स्थित है? तो राज्य के अंदर जो सबसे बड़ी गुड़ मंडी है ये आपके हरिद्वार के मंगलौर में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा यहां पे सही आंसर होगा। इसे आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, रुड़की किस नदी के तट पर स्थित है? तो रुड़की आपके सोलानी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी हमारा यहां पे सही आंसर होगा। बोला जाता है कि रुड़की का नाम रूड़ी नाम की एक महिला थी, उसी के नाम पर इसका नाम रुड़की रखा गया है। ठीक है, तो रुड़की किस नदी के तट पर है? सोलानी नदी के तट पर है। रुड़की स्थित केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये आपके रुड़की में है। इसकी स्थापना 1947 में करी गई थी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। इसे संस्थान का जो दर्जा दिया गया था ये 1953 में दिया गया था। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। स्थापना इसकी कब हो जाती है? 1947 में हो जाती है। कुछ अदर संस्थान हैं रुड़की के अंदर जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, ये कहां पर है? तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ये भी आपके रुड़की में है और इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। कहीं पर आपको 78 भी देखने को मिलता है, लेकिन पहला रेफरेंस आपको 79 को ही देना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की 1979। एक और है भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान, ये भी आपके रुड़की में है। 1928 में बना था, 1949 में इसे संस्थान का दर्जा दिया गया। इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर है, हिंदी में बोलें तो संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र, ये भी आपके रुड़की में है और इसकी स्थापना 1965 में करी गई थी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट संस्थान जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है,
मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में किस वर्ष हरिद्वार में गंगा सभा का गठन किया गया था? तो गंगा सभा का गठन हरिद्वार में किसके नेतृत्व में हुआ? मदन मोहन मालवीय, और इसका गठन किया गया था सन 1916 में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। मदन मोहन मालवीय को महामना यानी महामानव की उपाधि किसने दी थी? कमेंट बॉक्स में आपने इसका आंसर करना है। हरिद्वार का मकरवाहिनी गंगा मंदिर किस शैली में बना है? देखिए, हरिद्वार में एक प्रसिद्ध है मकरवाहिनी गंगा मंदिर, और यह मंदिर दक्षिण शैली में बना हुआ है। ऑप्शन बी हमारा इसका सही आंसर यहाँ पे होगा। इस मंदिर का निर्माण जो शंकराचार्य थे यहाँ के, जैनेन्द्र सरस्वती, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण यहाँ पे करवाया गया था। इस मंदिर के अंदर काले पत्थर की गंगा की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट है मनसा देवी मंदिर किस पर्वत शिखर पर स्थित है? तो काफी प्रसिद्ध मंदिर है हरिद्वार में। एक है आपका मनसा देवी मंदिर और एक है आपका चंडी देवी मंदिर। जो मनसा देवी मंदिर है ये आपके बिल्व शिखर पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, और जो आपका चंडी देवी मंदिर है वो आपके नील शिखर पर स्थित है। तो दोनों मंदिर आपको याद करने हैं, दोनों के पर्वत आपसे पूछे जाते हैं। बिल्व शिखर पर मनसा देवी, नील शिखर पर चंडी देवी। ठीक है, चलिए, और अगर हम अन्य प्रसिद्ध मंदिरों की बात करें जो हरिद्वार में है, तो आपका नारायण बलि मंदिर कहाँ है? हरिद्वार में है, पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा विष्णु चरण पादुका मंदिर, जिसके बारे में हमने ऊपर बात करी, ये भी आपके हरिद्वार में है। ठीक है, श्रवणनाथ मंदिर, अठखंबा मंदिर, ये सारे आपके हरिद्वार में हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर हजरत अलाउद्दीन अली अहमद शाबीर की दरगाह स्थित है? तो जो हजरत अलाउद्दीन अली अहमद शाबीर हैं, इनकी दरगाह आपके रुड़की में स्थित है। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो रुड़की के पिरान कलियार में इनकी दरगाह स्थित है। ठीक है, इसे आपको याद करना है, पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें इनकी हजरत अलाउद्दीन अली अहमद शाबीर की, तो ये इनका संबंध बाबा फरीद से है। बाबा फरीद एक प्रसिद्ध सूफी संत थे, उन्हीं के द्वारा इनको शाबीर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इनको शाबीर की उपाधि किसने दी थी? इनको शाबीर की उपाधि बाबा फरीद ने दी थी। ये उनके शिष्य थे और साथ में उनके भांजे भी थे। ठीक है, इनका मूल नाम अली था और इनको शाबीर की उपाधि बाबा फरीद ने दी थी। इनकी दरगाह का निर्माण माना जाता है इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, बाबा फरीद को लेकर आपसे एक क्वेश्चन और बनता है। बाबा फरीद की रचनाएं जो सिखों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी संकलित है। तो ये भी आपको याद करना है, पूछा जाता है। ठीक है, बाबा फरीद के ये तो शिष्य थे ही अहमद शाबीर, इनके अलावा जो निजामुद्दीन औलिया हैं वो भी बाबा फरीद के शिष्य थे। ठीक है, और बाबा फरीद के गुरु कौन थे? तो बख्तियार काकी उनके गुरु थे। नेक्स्ट है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? देखिए, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था 1949 में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज ना सिर्फ भारत का बल्कि एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। ठीक है, इसकी स्थापना 1847 में करी गई थी। ठीक है, 1847 में इसकी स्थापना होती है। 1949 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है और 21 सितंबर 2007 को इस विश्वविद्यालय को किसका दर्जा दे दिया जाता है? भारत के 7वें IIT का दर्जा दे दिया जाता है। तो विश्वविद्यालय का दर्जा 49 में मिला, IIT का दर्जा सन 2001 में मिला। रुड़की को इंजीनियर्स का मक्का भी बोला जाता है, इसको भी आपको याद करना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, जो ये रुड़की IIT है वर्तमान में, इसको लेकर 2 वर्ष आपको और याद करने हैं। पहला, जो रुड़की IIT है इसमें भूकंप इंजीनियरिंग विभाग, इसका स्थापना कब किया गया? तो 1960 में। और दूसरा, रुड़की IIT में देश का जो पहला जल विकास प्रशिक्षण केंद्र था वो कब स्थापित किया गया? तो 1995 में। ठीक है, तो इन दोनों को भी याद करना है, भूकंप वाला पेपर में पूछा गया है। रुड़की छावनी की स्थापना कब की गई थी? तो रुड़की छावनी की स्थापना 1853 में करी गई थी। ऑप्शन सी हमारा इसका सही उत्तर होगा। जो बंगाल सैपर्स एंड माइनर्स हैं, जिनको हम बंगाल इंजीनियर्स के नाम से जानते हैं, तो उसका भी हेडक्वार्टर आपके रुड़की में है। तो क्वेश्चन बनता है, बंगाल इंजीनियर्स का हेडक्वार्टर रुड़की को कब बनाया गया था? तो इसे 1853 में ही बनाया गया था, जब इसे छावनी यहां पर स्थापित करी गई थी। बंगाल इंजीनियर्स की स्थापना होती है 1803 में और 1853 में इसका हेडक्वार्टर कहां बनता है? रुड़की में बनता है।
नेक्स्ट है हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है माया देवी को। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा, आपको याद करना है। इसी को लेकर एक क्वेश्चन और बनता है कि हरिद्वार का प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? तो हरिद्वार का प्राचीनतम मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो माया देवी मंदिर है, ठीक है। और माया देवी को ही हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी भी मानते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको याद करना है। कालिदास की किस रचना में कनखल का वर्णन मिलता है? तो कालिदास की भी एक रचना है जिसमें हमें कनखल के बारे में जानकारी मिलती है। कनखल आप जानते हैं हरिद्वार में ही पड़ता है, काफी प्रसिद्ध जगह है। तो कनखल के बारे में हमें जानकारी मिलती है कालिदास के मेघदूत से। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर यहाँ पे होगा। कनखल आप में जो प्रसिद्ध मंदिर है दक्षेश्वर महादेव मंदिर, वो कनखल में है। जो शिवजी के ससुर थे दक्ष प्रजापति, उनकी राजधानी थी कनखल, ठीक है। यहीं पर उनका शासन था, तो इसे भी आपको याद करना है। और जो सती कुंड है, जिस कुंड पे सती, जो माता सती थी वो सती हुई थी, तो वो कुंड भी आपके कनखल में है, ठीक है। और दक्षेश्वर महादेव मंदिर वो भी आपके कनखल में है, पूछा जाता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस वर्ष हरिद्वार आया था? देखिए ह्वेनसांग जो था ये आपके 634 ईस्वी में हरिद्वार आया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और अभी किसी पेपर में पूछा गया था कि ह्वेनसांग काशीपुर में कब आया था? तो ह्वेनसांग काशीपुर में 636 ईस्वी में आया था, ठीक है। उससे 2 साल पहले ये हरिद्वार में आया था, आपको याद करना है, पूछा जाता है। ह्वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा था? तो ह्वेनसांग ने हरिद्वार को मोयुलो कहा था। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। ह्वेनसांग ने हरिद्वार को मोयुलू बोला और इसका जो अर्थ निकाला गया कनिंघम के द्वारा, कनिंघम ने बोला कि हरिद्वार को मोयुलू बोलने का अर्थ है कि उसने हरिद्वार को मयूरपुर बोला, ठीक है। तो हरिद्वार ह्वेनसांग ने क्या बोला? मोयुलू, और इसका अर्थ मयूरपुर किसने निकाला? कनिंघम ने निकाला। इसके अलावा ह्वेनसांग ने जो गंगा नदी है उसको महाभद्रा बोला था, और ह्वेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है वो सियूकी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। इसको भी आपको याद करना है। निम्न में से किसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था? देखिए हरिद्वार को शिव की राजधानी, कैपिटल ऑफ शिवा, ये कहा था टॉम कायरट ने। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। टॉम कायरट 1608 में हरिद्वार आया था और हरिद्वार आने वाला ये पहला यूरोपियन यात्री था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हरिद्वार आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? टॉम कायरट 1608 में आया और इसने हरिद्वार को शिव की राजधानी बोला, यानी कैपिटल ऑफ शिवा बोला, ठीक है। बाद में जहांगीर भी हरिद्वार आता है 1620 में। जहांगीर, लक्ष्मीचंद और उस समय गढ़वाल में कौन था? श्याम शाह। इनके काल में भी जहांगीर खुद हरिद्वार आया था। इसका भी आपको वर्णन मिलता है, तो आपको याद करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किस काल में हरिद्वार दासों की बिक्री का प्रमुख केंद्र था? तो हरिद्वार दासों की बिक्री का प्रमुख केंद्र था गोरखा काल में। क्वेश्चन बनता है कि गोरखा काल में प्रसिद्ध दासों की बिक्री का केंद्र कौन था? तो हरिद्वार था, ठीक है। इसे भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। इसके अलावा एक और चीज याद रखनी है, अंग्रेजों का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है? तो अंग्रेजों का कब्रिस्तान भी हरिद्वार को बोला जाता है। निम्न में से हरिद्वार का उपनाम क्या है? तो हरिद्वार के उपनाम में देखिए हरिद्वार को सेतु नगर भी बोलते हैं, चारों धाम का द्वार भी बोलते हैं, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार भी हरिद्वार को बोला जाता है। इसके अलावा हरिद्वार को यहाँ पर पूर्व का वेनिस बोलते हैं, उत्तर भारत का केरल बोलते हैं, देवताओं का द्वार बोलते हैं। इसके अलावा स्वर्ग द्वार और खांडव वन क्षेत्र, संस्कृत नगर, ये सारे नाम किसके हैं? हरिद्वार के हैं, ठीक है। संस्कृत नगर ऋषिकेश को भी बोलते हैं और हरिद्वार को भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, श्रीराम शर्मा द्वारा शांतिकुंज संस्थान की स्थापना कब की गई थी? देखिए श्रीराम शर्मा ने हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना करी थी। वर्तमान में इस शांति कुंज को गायत्री तीर्थ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसकी स्थापना स्वामी राम के द्वारा 1971 में करी गई थी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। हरिद्वार में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय ये आपके हरिद्वार में है और इसे 2005 में स्थापित किया गया था, ठीक है। जो उत्तराखंड संस्कृत अकादमी है ये भी हरिद्वार में है। अकादमी की स्थापना 2002 में करी गई थी और 2020 में जो उत्तराखंड संस्कृत अकादमी थी इसका नाम बदलकर उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम कर दिया गया है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है।
पार्वती जी ने शिवजी के लिए किस स्थान पर तप किया था? तो पार्वती जी ने शिवजी के लिए बिल्केश्वर महादेव मंदिर पे यहाँ पे तप किया था। क्वेश्चन बनता है बिल्केश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? आपके हरिद्वार में है। ऊपरी गंगा नहर के आधुनिकीकरण का कार्य कब किया गया था? जो ऊपरी गंगा नहर है राज्य की सबसे पुरानी नहर है और इसका जो आधुनिकीकरण किया गया था यह कार्य 1983 में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहाँ पे होगा। ऊपरी गंगा नहर कहाँ से कहाँ तक है? तो ये आपके हरिद्वार से लेकर के कानपुर तक जाती है। इस नहर की परिकल्पना किसने करी थी? तो इस नहर की कल्पना जो करी थी यह आपके जो थॉमसन था उसके द्वारा करी गई थी। ठीक है, इस नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो पीबी कौटले के द्वारा इस नहर का निर्माण करवाया गया था। इसीलिए पीबी कौटले को आधुनिक भगीरथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस नहर का निर्माण कब हुआ? तो 1842 से लेकर 1854 के बीच में पीबी कौटले ने इसका निर्माण किया था। परिकल्पना किसकी थी? थॉमसन की थी। इसका उद्घाटन किसने किया 1854 में? तो उस समय के भारत के वाइसरॉय डलहौजी ने इसका उद्घाटन किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपसे पूछे जाते हैं। निम्न में से क्या हरिद्वार में स्थित है? तो देखिए हरिद्वार में आपका इनमें से जयराम आश्रम है, फाउंडी फोर्ज है, दिव्य सरोवर ताल, उपयुक्त सभी आपके हरिद्वार में स्थित हैं। ठीक है, जयराम आश्रम तो पेपर में भी पूछा गया है कि बताइए जयराम आश्रम कहाँ है? हरिद्वार में है। इसकी स्थापना कब की गई? कमेंट करके बताइए, बहुत बार हम इसको देख चुके हैं। फाउंडी फोर्ज भी पेपर में पूछा गया था कि ये कहाँ पर है, तो ये भी आपके हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कुंजा एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो जो कुंजा एक्ट है ये आपके 1960 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट है पतंजलि योग विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? देखिए पतंजलि योग विद्यापीठ इसकी स्थापना सन 2006 में करी गई थी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। जो पतंजलि योग विद्यापीठ है इसके राज्य के अंदर 2 परिसर हैं। एक परिसर 2006 में बना, दूसरा परिसर इसका 2009 में बना। दोनों आपको याद करने हैं, पूछे जा सकते हैं। जो पतंजलि डीम्ड विश्वविद्यालय है इसको कब स्थापित किया गया? तो इसे 2009 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और पतंजलि आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 2017 में हुई। ठीक है, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे का जन्म कब हुआ था? देखिए बद्रीदत्त पांडे इनको कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। ज्यादातर इन्होंने अपने जो कार्य किए थे वो अल्मोड़ा में रहकर किए थे। 1955 में अल्मोड़ा से ही ये सांसद चुने गए थे। लेकिन बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म हरिद्वार के कनखल में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो बद्रीदत्त पांडे का जन्म कनखल में हुआ था 1882 में। डेट थी 15 फरवरी। ठीक है, तो 15 फरवरी 1882 को इनका जन्म कहां हुआ? कनखल में हुआ। अल्मोड़ा टिक नहीं करना है। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे को लेकर आपसे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने? तो ये संपादक बने 1913 में। ठीक है, 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद कर दिया गया। तो अल्मोड़ा अखबार के अंतिम संपादक कौन थे? बद्रीदत्त पांडे, जो 1913 में बने थे। दूसरा, 1918 में ही जब यह अखबार बंद हो गया था तो इन्होंने एक नया पत्र निकाला, शक्ति। तो शक्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया और कब किया? तो बद्रीदत्त पांडे ने 1918 में किया। क्वेश्चन बनता है बद्रीदत्त पांडे के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बद्रीनाथ पांडे के राजनीतिक गुरु थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, 1921 में जो कुली बेगर आंदोलन था उसे कुली प्रथा को समाप्त करने का भी जो श्रेय जाता है वो बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में ही आंदोलन वहां पे हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको और पूछा जाता है बद्रीदत्त पांडे को लेकर के कि इनको कुमाऊं का नर केसरी किसने बोला था? तो बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं का नर केसरी भक्त दर्शन ने बोला था। अंग्रेज बद्रीदत्त पांडे को राजनीतिक जानवर बोलते थे, इस नाम को भी आपको याद करना है। ठीक है, 1955 में ये अल्मोड़ा से सांसद चुने गए और इनकी एक प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है कुमाऊं का इतिहास। ये किताब बद्रीदत्त पांडे की है जो इन्होंने 1937 में लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा किस नगर को गेरवे मृदभांड संस्कृति वाला नगर माना जाता है? तो गेरवे मृदभांड संस्कृति वाला नगर हरिद्वार को माना जाता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड जिला परिचय में हमने आज हरिद्वार जनपद को देखा,
उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसमें हमने 49 क्वेश्चंस को देखा। हरिद्वार से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे मैंने कोशिश करा कि उनको इन 49 क्वेश्चंस के अंदर मैं फिट कर दूं, जिससे आपका पूरा जिला यहां पे कवर हो जाए। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कितने आपके यहां पे सही रहे वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।